नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेनू है। मैं सक्षम लाइव प्रोग्राम से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ है मीरा जी, नमस्कार। जो कि हमारे साथ आपको भी जागरूक करेंगी। तो आज हमारा टॉपिक है चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स मतलब कि बाल अधिकार। बाल अधिकार जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था, उसमें हमने बाल अधिकार पे बात किया था कि बच्चों के अधिकार क्या होते हैं, कब बना, कहाँ से बना, और साथ में ही हमने उसके कुछ अधिकारों के बारे में बात की थी कि कौन कौन से अधिकार होते हैं, जैसे कि राइट टू सर्वाइवर, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन एंड राइट टू पार्टिसिपेशन। इसी तरह से हमने बात की थी कि जो अधिकार हैं वो क्यों ज़रूरी है, बच्चों के जो अधिकार बनाए गए हैं वो ज़रूरी क्यों हैं। तो बहुत ज़रूरी हमें इस बात पे चर्चा करना, क्योंकि एक बच्चा जो होता है, अगर हम उसके अधिकारों को जानेंगे, उसका जो विकास है हम अच्छा कर पाएंगे, तो वो हमारा जो है भविष्य होता है। हमारा जो बच्चे का विकास हमारे राष्ट्र पे टिका होता है कि बच्चा अगर कुछ आगे बढ़ के बनता है तो हमारा जो राष्ट्र है वो भी तरक्की करता है। तो इसी तरह से हम आज बात करेंगे चाइल्ड राइट्स में। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो चाइल्ड राइट्स का पहला अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, कि बच्चे का सबसे पहला अधिकार होना चाहिए जीवन जीने का अधिकार। मतलब कि बच्चे का जन्म लेने से पहले ही उसके अधिकार शुरू हो जाते हैं, उसको अधिकार मिलना शुरू हो जाते हैं कि उसके क्या क्या अधिकार हैं, कि स्वास्थ्य मिलने का अधिकार, सुरक्षा पाने का अधिकार, और साथ में आवास का, और साथ में जो माँ है, माँ को पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि उसको पालन पोषण का जितना भी एक होता है कि उनको अपना। हाँ, जैसा कि आपको रीनू जी बता रही हैं, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो आपको एक बेसिक जानकारी दूँ। जैसे जन्म होता है तो बच्चे का अधिकार सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी से ही सुनिश्चित हो जाता है या फिर हॉस्पिटल से ही हो जाता है। उसके विकास के लिए सबसे पहले उसका होता है वो क्या अपने अंदर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चे को क्या खिलाया पिलाया जा रहा है, इस चीज़ से। ठीक है, तो 6 महीने तक आपको पता है दूध दिया जाता है, जो कि माँ का दूध होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इसकी जीवन में बहुत कहते हैं ज़िंदगी भर ये काम करता है। ठीक है जी, ये तो थी जीवन जीने का अधिकार में कि बच्चे का जीवन जीने के अधिकार में क्या क्या उसको अधिकार मिलने चाहिए, और हमने और भी इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के अधिकार में जो दूसरा अधिकार है विकास का अधिकार। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि एक बच्चे का विकास से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे अधिकार होने चाहिए जो उसे उसके जीवन को उस शारीरिक, मानसिक और हर चहुमुखी जो विकास होता है वो उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो हम आज उस पर चर्चा करेंगे। तो मीरा जी, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, कि समाज में जो है एक बच्चे को सामाजिक सुरक्षा किस तरह से प्राप्त होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। समाज हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है और बच्चे को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि समाज में हमारे साथ किसके साथ हमारा क्या रिलेशन है। जैसे कि आप देख लीजिए, एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। हमारे एक साथ में एक किराने की दुकान है जो हमारे घर के बहुत ही पास है, पर बच्चा उसे नहीं जानता है। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे को उससे परिचित करवाना होता है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट उसको नहीं भेज सकते जब बच्चा जानता ही नहीं है हमारा कौन है, हमारा पड़ोसी है या क्या है, तो ये बहुत रिस्क वाली बात होती है। तो सबसे पहले आपको बच्चे की पहचान करवानी होती है और दूसरा उसको रिश्तेदारों से भी परिचित करवाना होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा कि समाज में एक बच्चे को सुरक्षा किस तरह से, अगर बच्चे को पता ही नहीं होगा कि मेरे घर से अलग हमारा एक समाज भी है जहाँ पे वो लोग भी एक तरह से हमारे रिलेटिव्स ही हो जाते हैं, जिनके आस पड़ोस में हम रहते हैं। तो एक तरह से हम उनको भी चाचा ताऊ, इस तरह हमारा एक रिश्ता सा बन जाता है, क्योंकि हमें उनके साथ ही, अपने परिवार के साथ उनके साथ भी रिश्ते निभाने होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं। तो समाज के साथ भी हमारा एक गहरा रिश्ता होता है। तो बच्चे को कैसे समाज से सुरक्षित रखना है, उसका अधिकार क्या है कि अब मतलब मान लो कि हमारा अगर एक परिवार है, परिवार में बच्चे की फैमिली नहीं रह पाती, बच्चा किसी दिन अकेले रहता है, तो अगर हमने पड़ोसियों से एक मेल जोल बना रखा है तो मतलब सेफ्टी कैसे हो सकती है कि परिवार नहीं है, कहीं बाई चांस कोई बाहर से कोई आता है। जैसे अब हमारे साथ कभी कोई ऐसा इमरजेंसी काम पड़ जाता है जो हमें जाना पड़ता है, उसमें हम अपने बच्चे को नहीं ले जा सकते। ठीक है, ऐसा होता है। तो जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे विश्वास के पात्र है, सबसे पहले आपको विश्वास लायक उस पड़ोसी को बनाना पड़ता है। पहले देखना पड़ता है वो आपके विश्वास के लायक है या नहीं है, आपका बच्चा उसके साथ सेफ है या नहीं है।
ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होना चाहिए। और उसके बाद में आप उस बच्चे को अपने उनके साथ जोड़ोगे, लेकिन बच्चे के अंदर भी ये होना चाहिए कि बच्चा आपको उनके अगर कुछ गलत होता है इन केस उनके साथ, तो वो आपको बता सके। सामाजिक लोगों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इस चीज़ की सोच भी हमें बच्चों को देनी चाहिए कि बच्चा कैसे पहचान कर सके कि ये हमारे साथ सही है या गलत है। तो ये समाज में ही आता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक जो पड़ोसी होता है या फिर हमारा समाज होता है, पीछे परिवार के पीछे ना रहने पे वो बहुत ही हमारी हेल्प भी करता है। इमरजेंसी में बच्चे को कोई प्रॉब्लम, जैसे वो बीमार हो गया या फिर कोई और भी प्रॉब्लम, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है। ज़रूरी नहीं कि हमारा परिवार ही हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे आस पड़ोस के लोग भी करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ उनका मेल जोल करवाना और वो उनकी हेल्प करें। तो इस तरह से हम एक बच्चे को समाज से सुरक्षा दिला सकते हैं। और भी क्या आप एग्जाम्पल बताना चाहेंगे कि बच्चे को कैसे समाज से सुरक्षा दिलवा सकते हैं? सबसे पहला ये है कि जब आप समाज में अपने बच्चे को भेजते हो तो उसके लिए पहले आपको अपने समाज के बारे में जानना चाहिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के पास जा कर के देखना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि ये व्यक्ति किस नेतृत्व का है, किसके अंदर क्या है, ये नेगेटिव तो नहीं है, ये कैसा है, मतलब कि उसकी मानसिक क्या स्थिति रहती है वो देख करके उसके बाद में फिर आपको डिसाइड करना कि क्या आपका बच्चा इसके साथ सेफ़ है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर वो आपका डिसीज़न होता है कि आपका बच्चा इसके साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। और समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, जो हमारी फैमिली से भी बढ़ के शायद हमारे लिए होते हैं। और इन्हीं सामाजिक दोस्तों को, इन लोगों को हमने दोस्त का भी नाम दिया गया है क्योंकि ये भी हमारे समाज में ही आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है जी। हाँ, और एक बच्चे को ये भी सिखा के रखना चाहिए कि हमारे जो समाज में कौन बुरा है और कौन अच्छा है, तो उसका हमें जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को करवा के रखना। क्योंकि एक बच्चा होता है वो छोटा होता है, उसको पता नहीं होता है कि एक बच्चे को क्या सही है क्या गलत है। तो उसको हमें सिखाना होता है कि अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो वो आपके लिए गलत हो सकता है, या फिर आपके साथ किसी तरह से, मतलब उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग हम बच्चे को समझा सकते हैं कि आपके जो समाज में कौन कैसा व्यक्ति है। एक एग्जाम्पल हम गुड टच और बैड टच का भी ले सकते हैं ना जी, बिल्कुल कि गुड टच और बैड टच के जरिए हम बच्चे को समझा सकते हैं कि हमारे समाज में अच्छे लोग के साथ साथ बहुत बुरे लोग भी होते हैं। तो समाज से हम उनको सेफ्टी करा सकते हैं कि अगर आपसे बहुत ही गलत तरीके से कोई बात करता है तो उसके साथ हमें कैसे अपने आप को सेव करना चाहिए, और कैसे मतलब कि उनकी बातों को अगर हमें लगता है थोड़ा बहुत कि हाँ गलत है तो अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। जी तो बिल्कुल रीनू जी, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। शिक्षा, आपको पता है शिक्षा क्या है? शिक्षा वो मुकाम है जो इंसान भागता रहेगा ना फिर भी उसको अपने काबिल नहीं कर सकता है। आपको उस तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी बात यह है जो इसको प्रदान करते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे ट्यूशन टीचर हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे काम नहीं कर पाते, कई बच्चों की इंटरेस्ट नहीं होता है काम में, वो खेल कूद में होते हैं, जो पढ़ाई करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, तो हम उनका ट्यूशन्स लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कूल में कहा जाता है कि अगर आप अपने बच्चे को घर पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अगर उनको नहीं पढ़ा पा रहे तो आप इनका ट्यूशन लगा दें। ठीक है, तो उसको ट्यूशन लगा दिया जाता है बच्चों को। उसके बाद में बच्चे के साथ वहाँ क्या हो रहा है, जैसे बच्चे कई होते डरते हैं, काम नहीं करके लेके जाते, तो जो शिक्षक है वो उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसको गलत टच कर रहा है, उसको झकझोर दे रहा है कि काम करके क्यों नहीं लाया। ये बहुत ही सोचने वाली चीज़ है कि मतलब ऐसा क्यों? अगर बच्चे को उसका टच गलत लग रहा है, उन टीचर का गलत लग रहा है, तो आप अपने बच्चे के साथ ऐसा फ्रैंकली रिलेशनशिप बना के रखो कि वो आपको उनकी सारी बात बताए। और आपको भी टाइम टाइम से उस शिक्षक से मिलना चाहिए कि व्यवहार देखना चाहिए कि हमारे बच्चे के प्रति उसका क्या व्यवहार है। ठीक है, क्योंकि कई ऐसी जो हम इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, मार दिया होगा, बच्चे ने काम नहीं करा होगा तो टीचर्स मार देते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है, कल को आपके बच्चे के साथ कुछ गलत ना घटे इसके लिए। जी मैं थोड़ा सा कमेंट पढ़ना चाहूँगी, कुछ कमेंट्स आए हैं। तो आपके कमेंट्स जैसे कि मनोज अनुरागी जी ने बोला है कि क्यों नहीं, अगर समझ ठीक हो तो बच्चों को भी सही सीख मिल सकती है। जी बिल्कुल, हाँ, मनोज जी आपने बिल्कुल सही कहा है और हम आपकी बात से एग्री करते हैं। और कई लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं, तो मैं उनको भी कहूँगी ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझेंगे तो आपको हमारी सोच पता चलेगी। तो धन्यवाद हमको कमेंट करने के लिए, हमारे सपोर्ट करने के लिए।
जैसे कि एक परिवार होता है, समझदार परिवार, अगर वो समझदार है तो उसके बच्चे भी जाहिर सी बात है समझदार होने चाहिए कि वो मतलब कि टाइम टू टाइम बच्चे को जागरूक करते रहते हैं कि हाँ हमें कैसे रहना चाहिए, तो बच्चा जो है अपने समझदारी से ही आगे बढ़ेगा। जैसे कि अगर उनको हम नॉलेज नहीं दे पाते तो बच्चे थोड़ा सा भटक भी जाते हैं, समाज में जैसा उनको माहौल मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को सही शिक्षा देना ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे और अपना विकास अच्छा कर सकें, और उनके अधिकारों के बारे में बताना कि उनको कहाँ पे कैसे रहना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। सेकंड हम बात करेंगे इसी में विकास के अधिकार में कि हमारा जो दूसरा है पॉइंट शिक्षा का अधिकार बच्चों को किस तरह से प्राप्त है, कि इस शिक्षा में बच्चों के अधिकार कैसा रोल निभाता है। इसमें हम बात करेंगे कि 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों में शिक्षा जो है वो उनको मिलनी ही चाहिए, और 14 साल तक के बच्चों को तो गवर्नमेंट ने फ्री भी कर रखी है कि मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। वो इसलिए है कि कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से परिवार वाले जो हैं बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को एजुकेशन दे। ऐसी फैमिली जो कि आर्थिक रूप से पीछे हैं, पिछड़ा हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। और उनको ये जानते हुए भी कि हाँ मुफ्त शिक्षा दी जा रही है तो किसी तरह से भी पीछे ना छोड़े, स्कूल में इनरोल करवाएं और उनका पढ़ाई जो है जारी रखें। हाँ, जैसे कि रीनू जी आप जानते हो, जैसे कि आपको नर्सरी क्लास से लेके 8th क्लास तक स्कूल में मिड डे मील मिलने का अधिकार होता है, उसके बाद ये बंद कर दिया जाता है। तो ये भी बच्चे का अधिकार है एक, जो ये शिक्षा के लिए दिया गया है, ये सरकार ने दिया है। कि कई घरों में ऐसा होता है सुबह सुबह बच्चे के घर में कोई काम करने वाला नहीं होता, खाने की वजह से वो छुट्टी कर लेते हैं, तो ये भी एक अधिकार रख दिया गया है। तो मिड डे मील स्कूल में इसलिए दिया जाता है कि बच्चे का पालन पोषण भी हो जाए और वो अपनी शिक्षा से वंचित भी ना रहे। जी बिल्कुल सही कहा। और हम मतलब कि ये बताना चाहेंगे कि जो बच्चे का पहले शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जिसे बोलते हैं, जो परिवार से मिलती है, वो कैसे उनको दी जानी चाहिए, क्या अधिकार है बच्चों को कि उनको घर से क्या शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, शुरुआती जो होता है वो एक माता के दूध से होता है, ठीक है, स्तनपान होता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा बोलना, इशारे करना, उसको इशारे में समझाना, बच्चा आपकी एक इशारे को पकड़ ले, वो भी एक अधिकार है बच्चे का कि वो किस तरीके से अपने आप को विकसित कर रहा है। उसके बाद फिर उसके बाद में उसका टीकाकरण होना, उसका वजन, और आशा वर्कर से मिल करके अपने बच्चे के बारे में सब चीज़ बताना कि वो कैसे अपने आप को विकसित कर रहा है इस बारे में। उसके बाद में आ जाता है आपका स्कूल का अधिकार, तो जैसे शिक्षा है आपको पता ही है ना। तो उसके ऊपर कुछ बताएंगी रीनू जी। जी, शिक्षा के अधिकार में पहला तो जैसा कि मीरा जी ने बताया आपको कि पहला अधिकार माँ से ही शिक्षा मिलती है, तो उसमें जैसे उन्होंने बताया कि एक बच्चे का जो पहले शिक्षा होती है माँ से मिलती है, फिर इसके बाद परिवार वाले धीरे धीरे सभी परिवार वाले जुड़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कैसे इशारे समझाएं या फिर उसको स्पर्श का ज्ञान कराएं कि कैसा स्पर्श क्या है। और साथ में ये भी कि जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो बड़ा होने के साथ ही उनको वर्ड्स बोलना सिखाएं, फिर इसके बाद वो बच्चा वर्ड्स बोलता है, और फिर साथ में ही उनको नैतिक शिक्षा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टार्टिंग में ही एक फैमिली से नैतिक शिक्षा मिले कि बच्चों को व्यवहार जो है कैसे रखना है, एक सबके साथ अलग अलग व्यवहार होता है, एक टीचर के साथ कैसे व्यवहार रखना है, पेरेंट्स के साथ कैसे ग्रीट करना है, और अपने दोस्तों के साथ कैसे ग्रीट करना है। तो ये सब जो है शिक्षा हमें स्टार्टिंग में स्कूल से नहीं मिलती, हमें अपनी फैमिली से मिलती है, तभी हम आगे मतलब कि लोगों से अपना व्यवहार ठीक रख पाते हैं। तो सबसे पहले अपने फैमिली को ये चाहिए कि नैतिक शिक्षा दें, कैसे उनका अपने जो बच्चे हैं उनका नैतिक शिक्षा में ये होना चाहिए कि एक बच्चा जो है अपने फ्रेंड के साथ कैसे व्यवहार, और अगर किसी बाहर से किसी से मिलता है तो उनको कैसे ग्रीट करें, नमस्ते बोलना है या फिर कैसे क्या बोलना है, किसी से गाली गलौज ना करें, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके घर पर कोई रिश्तेदार आता है तो आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि उनको नमस्ते करो, बहुत अच्छी बात है ये, और बच्चा इससे काफ़ी कुछ सीखता है। फिर आपके जो रिश्तेदार हैं वो बच्चों से जब क्वेश्चंस करते हैं ना कि आपका नाम क्या है, बच्चा नाम बताता है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है वो भी बताता है, उससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अच्छा होता जाता है, धीरे धीरे वो अपने फैमिली के बारे में
दे सकूँ। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो बच्चे को सिखाई जाती है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ये सबको ही पता है। ये तो था परिवार से रिलेटेड। फिर इसके बाद आते हैं स्कूल में। स्कूल में शिक्षा बहुत ज़रूरी है कि उनको स्कूल में इनरोल करवाएं। आजकल शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे का विकास जो है आज के पहले के ज़माने में तो ये था कि हाँ फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है और बाकी लोग भी इतना पढ़ते नहीं थे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन आज का जो जनरेशन है इसमें शिक्षा बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। तो बहुत ज़रूरी है शिक्षा को ग्रहण करना और इसके लिए लोगों को जागरूक करना, क्योंकि इससे मानसिकता जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो बच्चा जो है अपने अधिकारों को जानता है और उसे क्या करना चाहिए, अपना जो उसका डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा। जी, जैसा जी आपने कहा कि पहले के टाइम पे नहीं पढ़ाया जाता, ये बिल्कुल सही बात है। और आज शायद कई परिवारों में ऐसा है जो हमारे पेरेंट्स ही को ले लो, ठीक है, हमारे पेरेंट्स जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। वो आज इस चीज़ को बोलते हैं कि अगर हम पढ़े लिखे होते तो शायद हम अपने बच्चों की लाइफ और अच्छी कर सकते। मतलब उनके भी मानसिक ऐसा हो चुका है कि शिक्षा बहुत ही लाभदायक है, ठीक है, कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो आगे जाके वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और अपने लिए कुछ कर सकता है। और पहले के टाइम में जो पेरेंट्स हुआ करते थे वो कहते थे कि स्कूल जाके क्या मिलेगा, खेतों में लेके जाया करते थे बच्चों को, अपने साथ वहाँ पर काम करवाया करते थे। और आज शिक्षा के टाइम पर ही जनसंख्या भी बहुत कंट्रोल हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि आज की डेट में कमा करके खिलाना बहुत बड़ी बात है और शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा हथियार है। जैसा कि आजकल आपको पता है ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है स्कूलों की तरफ से भी, और कई भी बहुत सारे सेंटर्स है जहाँ से ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे लेते हैं फ़ोन और पढ़ाई करने के बाद कई बच्चे पढ़ते भी और कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं, उसमें अपना नेट खोल के बैठ जाते हैं, गेम्स देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, ऐसी वैसी चीज़ें देखते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना होता है कि बच्चा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है या नहीं। इसके लिए मैं बच्चे को कम जिम्मेदार मान के उनके पेरेंट्स को मानूंगी या फिर उनके जो भी बड़े रिलेटिव हैं उनको, कि जब बच्चा एक घंटे का क्लास ले रहा है ऑनलाइन तो आपको उसके साथ बैठकर क्या बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आपको उनको बताना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप टीचर से भी उसमें क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है, आप हमें समझाइए, तो वो आपको ये बात समझाएंगे। तो आपको अपने बच्चे के साथ किसी को पढ़ाने के लिए भेजिए या फिर कुछ समझने के लिए भेजिए, ठीक है, तो आपको भी उनके साथ बैठ करके डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा फिर वो यही काम करेंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस ना करके और दूसरी बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये बिल्कुल सही है। और मैं एक कमेंट करना चाहूँगी और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कमेंट कर रहे हो और हमें प्रोत्साहित कर रहे हो। तो इसमें रितु जी ने कहा है कि घर का माहौल भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा कि घर का माहौल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, कि जो घर का माहौल है उसके अकॉर्डिंग ही बच्चा भी विकसित विकास कर पाता है अपना। अगर घर का माहौल ऐसा हुआ कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, फैमिली वाले लड़े, तो बच्चे पे तो असर करेगा ही। उसको दिख रहा है कि मेरे मम्मी पापा या फिर दादा दादी ये लोग कोई भी है जो आपस में बहस करते हैं, छोटी छोटी बात पे बहस करते हैं हमारे सामने, तो उन पर बहुत ज़्यादा असर करता है कि वो भी बड़ा होके वैसे बिहेवियर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है घर का माहौल का। तो बिल्कुल सही कहा आपने, घर के माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने बच्चों के सामने लड़ाई करते हो तो वो अपने दिमाग में बैठा देता है कि हाँ पापा ने ऐसा किया तो मम्मी ने ऐसा किया, फिर वो अपने बहन भाइयों के साथ ये चीज़ करता है, ठीक है, उसका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे पापा मम्मी का होता है, ठीक है। उसके बाद में वो अपने दोस्तों के साथ भी यही चीज़ करता है, मारपीट, उल्टा सीधा बोल देना, गाली दे देना, फिर उसके बाद फिर आपके पास कंप्लेंट आती है। तो ये सब भी बच्चा घर से सीखता है और साथ साथ बाहर से भी सीखता है। तो आपको अपने बच्चे के बाहर का भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, किन लोगों के बीच में रह रहा है, कैसे उसका दोस्त फ्रेंड सर्कल कैसा है, और आपको अपनी फैमिली में भी देखना है, ठीक है जी। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो था शिक्षा का अधिकार बहुत ज़रूरी है और सबको पता भी है कि कितना ज़रूरी है, और बच्चों को पता भी होना चाहिए कि हमारे शिक्षा से रिलेटेड क्या अधिकार है। और इसमें सबसे पहला रोल फैमिली वाले निभाते हैं और साथ में हमारा समाज, फिर इसके बाद एजुकेशन और हमारे स्कूल, सरकार, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि बचपन में बच्चे की देखभाल व विकास में सहायता में क्या अधिकार प्राप्त है बच्चों को, कि बचपन में फैमिली से जो फैमिली से देखभाल मिलनी चाहिए वो उस बच्चों की क्या अधिकार है। तो इसमें हम बात करेंगे कि बच्चे का देखभाल, जैसे कि पोषण और उनका खान पीन, रहन सहन, उसमें उनके क्या क्या अधिकार है, कि बच्चे को पौष्टिक आहार प्राप्त होना चाहिए और साथ
जन्म ले रहा है तो उसको आवाज़, खाना पीना मिलना ही चाहिए। ये नहीं तो दे दिया और कुछ लोग फेंक भी देते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है ये सब पाने का। और इसमें चाहे आपका रंग कैसा भी हो, आपका रंग, आपका ढंग, आपकी जाति, ये सब कोई मान्यता नहीं रखती। अगर बच्चा आपका इस राष्ट्रीय का है तो उसको राष्ट्रीयता मिलनी ही चाहिए। ये इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है बच्चा जैसे जैसे वृद्धि करता है वैसे वैसे उसके अधिकार बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को विकास में कैसे सहायता करता है जो ये सब अधिकार हैं, देखभाल के अधिकार, जैसे कि फैमिली में ये नहीं कि मम्मी ही देखभाल करेगी या फिर पापा ही करेंगे, पूरी फैमिली इसमें इनरोल होती है कि दादा दादी या फिर सबका एक तरह से सब लोग सहायक होते हैं बच्चों के विकास में। उनको अलग अलग शिक्षा, क्योंकि एक इंसान तो अकेले सब कुछ नहीं सिखा सकता। माँ का रोल अलग होता है, पापा का अलग होता है और दादा दादी का अलग होता है। कोई स्टोरी सुना रहा है रात को, फिर इसके बाद छोटे बच्चे जो हैं मम्मी के पास उनको अलग शिक्षा देती हैं। तो सबका जो है अलग अलग रोल होता है विकास, बच्चे के विकास में। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे का विकास। तो जैसा कि माई मिल्क ने कहा है कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ, और जो एक लड़का पाने की चाह होती है ये बहुत गलत सोच है। इसकी वजह से जैसा कि हमको एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर हमको बोला है चंदन प्रजापति जी ने कि जो ये हमारा है इसको कहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रही। जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये कंट्रोल नहीं हो सकती कोई कानून अगर ना बने तो इन पर। लेकिन इसका कारण सबसे बड़ा लड़का है। ये जो शिक्षा है इसकी वजह से आज लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, और आजकल के माता पिता को पता भी कि इस लड़की होना कोई वो नहीं है। तो शिक्षा लड़कियों के लिए बहुत बड़ा हथियार है एक तरीके से। तो ये तो आपके मानसिक संतुलन जो है जब आपका ठीक रहेगा तो आप, जाहिर सी बात है कि आप इनको कंट्रोल कर सकते हो जनसंख्या। जी बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे कि कामों में भाग लेने व मनोरंजन छुट्टी का अधिकार। बच्चों को मतलब किस तरह से कामों में भाग लेने का भी अधिकार है कि एक जो बच्चा होता है छोटा होता है और उनको हम धीरे धीरे, ये नहीं कि घर का काम करवाएं, बच्चों को काम में अधिकार, जैसे कि बच्चों से बोल दे कि एक गिलास पानी दे दो या फिर यहाँ से ये चीज़ उठा के यहाँ पे रख दो। मतलब काम बच्चों को बोलना जैसे कि बच्चों को मज़ा भी आए और ये भी बच्चों से काम करवाया जा रहा है जिससे वो बच्चा सीखे, ऐसे काम उनसे करवाया जाए। जैसे कि उनसे क्वेश्चंस करें, उनके माता पिता को लेके करें, नाम वगैरह पूछे या फिर उनको पढ़ाई में कुछ सिखाएं। ऐसे ऐसे काम अगर आप बच्चे को बताते हो तो उससे उनकी दिलचस्पी बढ़ती है। वो रोमांचक तरीके से आपको इस चीज़ का जवाब भी देंगे और कुछ सीखेंगे। इस तरीके से बच्चों का पालन पोषण होना चाहिए जिससे कि वो आगे चल के अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक मिनट मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। हाँ, कमेंट्स आ रहे हैं। जी माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। जी चंदन प्रजापति जी ने एक बात बोली है, वहाँ पर भी महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा होता है। जिन महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, जो शिक्षा से परिचित नहीं है, जिनको नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या है, उनके साथ ऐसा होता है। जी इसके साथ ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड जो है कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल में बच्चों के अधिकारों के बारे में क्या कहा गया है जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम आर्टिकल 7 की बात करते हैं जिसमें सब बच्चों को वैधानिक रूप से पंजीकृत नाम और राष्ट्रीयता पाने का अधिकार है। उनको ये जानने का भी अधिकार है कि उनके अभिभावक द्वारा देखभाल हो रही है या नहीं। जी बिल्कुल सही कहा गया है इस आर्टिकल में कि बच्चे को जैसे जन्म लेता है तो उसको पंजीकृत, मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट बन जाना, ये उसका राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता पाने का अधिकार उसको जन्म से ही मिल जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। और साथ में ही फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है 1 साल में ही या फिर
कुछ महीनों में उसका आधार कार्ड भी बना दिया जाता है। एक तरह से वो जन्म से देश का मतलब कि राष्ट्रीयता पाने का अधिकार भी उसको प्राप्त है। और बच्चों को ये भी जानने का अधिकार है कि क्या उसके अभिभावक उसकी देखभाल सही से कर रहे हैं या नहीं। तो बच्चे को और पूरी जब वो तरह से बच्चा 18 साल से ऊपर का उम्र का हो जाता है, फिर उसके बाद में उसको वोट देने का भी अधिकार हो जाता है। जी। और सेकंड हम बात करेंगे आर्टिकल 9, जिसके अंदर बच्चों को अपने अभिभावकों से तब तक अलग नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह स्वयं उनके हित में ना हो। जैसे यदि अभिभावक अपने बच्चों से दुर्व्यवहार या उसकी अपेक्षा कर रहा है। जी बिल्कुल सही कहा है कि बच्चों को अभिभावक से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों, कैसे अलग कर देंगे? बच्चा जब तक मतलब कि समझ में नहीं आ सकता कि हाँ वो किस हित में है या फिर कहाँ पे वो सुरक्षित है। एग्री करती हूँ, बट जो कानून तौर पर है कि आपका बच्चा जो है 1 साल जब जन्म से लेके 6 साल तक वो माता के साथ ही रहेगा। जो एक माँ होती है उन्हीं के साथ रहेगा, क्योंकि उसका जो पालन पोषण है वो माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। और कई माएँ ऐसी होती है जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती हैं। और जैसे कि आपको बताया, जैसे हमने बताया कि लड़ाई झगड़े जो करते हैं पेरेंट्स घर के अंदर, उसके बाद में क्या होता है, वो बच्चों के ऊपर बहुत गलत असर होता है। एक ऐसा लड़ाई झगड़े होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि तलाक का टाइम आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चों का डिसीजन होता है कि बच्चा हम रखेंगे। वो बच्चे का अधिकार है कि वो किसके साथ रहना चाहता है, वो किसके साथ सेफ है। और ये डिसीजन भी उस टाइम वो तब लेगा जब वो उसके अंदर इतनी थोड़ी बहुत समझ हो जाएगी। 6 साल के बाद। हाँ मतलब कि मैं अपने मम्मी के साथ सेफ हूँ या फिर अपने पापा के साथ मुझे ठीक लगता है। मतलब कि वो व्यवहार उतना तो समझ हो जाता है बच्चे में कि मेरे लिए माँ ठीक है या पापा ठीक है। तो ये बच्चे का अधिकार है कि वो किसके साथ रहना चाहता है। और एक जो अगर बच्चे के माता पिता दोनों ही नहीं है या फिर माँ नहीं है, डिलीवरी के टाइम कुछ ऐसा हो गया जिस कारण से वो दुर्भाग्यवश ना रही हो, पिता है, पिता काम कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तो इसके बाद में सामाजिक उसमें रिश्तेदार आते हैं। सबसे पहले रिश्तेदार देखते हैं उस बच्चे को, उसकी देखभाल का पूरा जिम्मा रिश्तेदारों के ऊपर आ जाता है। यदि वो भी नहीं है, उसके बाद फिर कानून ने कई संस्था, कई ऐसे अनाथालय कर रखे जो कि वो उसका भार उठाते हैं, उसको शिक्षा का, उसका सब चीज़ का वो ध्यान देते हैं। उसके बाद में फिर उसका पालन पोषण वहीं से ही होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये आर्टिकल 20 में भी ऐसी कुछ है, यदि बच्चे का परिवार उसकी देखभाल नहीं कर पाता या फिर नहीं करता तो ऐसे लोगों को उसकी देखभाल करनी चाहिए जो उसके धर्म, संस्कृति तथा भाषा का सम्मान करते हैं। मतलब कि अपने ही देश में जो उससे रिलेटेड या फिर उसके जहाँ पे वो बच्चा सेफ है, जैसे कि किसी संस्था में या फिर बैकग्राउंड देख करके उस बच्चे को सौंपा जाता है। पूरा उनकी जांच पड़ताल होती है पहले कि ये बच्चा सही से रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, या बच्चा इनके साथ कैसा है। ऐसे अचानक से उनको नहीं दिया जाता है, पहले बच्चे से मिलवाया जाता है। कई बार वो आते हैं जब उनके साथ उस बच्चे की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जब बच्चा खुद से रेडी होता है कि हाँ मैं इनके साथ रह सकता हूँ, उसके बाद वो बच्चा कानूनी तौर पर कागजी दस्तावेजों के हिसाब से फिर उनको वो बच्चा सौंपा जाता है। उसके बाद भी कंटिन्यू उसका फॉलोअप होता रहता है कि बच्चा कैसा है, किस स्थिति में है और उसको जो उसके अधिकार है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल ठीक। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 22 में इसमें क्या कहा गया है बच्चों के लिए कि यदि बच्चा देश में शरणार्थी बनकर आया है तो उसको वही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो देश में जन्म लेने वाले बच्चे को मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है कि एक बच्चे का अधिकार है कि अगर मान लो वो शरणार्थी है, बाहर देश से आया है, तो उसको भी अधिकार है कि हमारे देश में जैसे सभी बच्चों को अधिकार दिए जाते हैं, जैसा उनका विकास किया जाता है, सेम ऐसे ही उस बच्चे को भी अधिकार मिलना चाहिए। उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। और ऐसा हमारे इंडिया में होता भी है कि सभी बच्चों को सही पोषण मिलता है और उनके अधिकार को दिया जाता है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 23 में। इसमें ये दिया गया है कि यदि बच्चा किसी प्रकार से विकलांग है तो उसको विशेष सहयोग मिलना चाहिए जिससे वो एक संपूर्ण व स्वतंत्र जीवन जी सके। हमारे देश में ये भी रूल नियम कानून बनाए गए हैं कि एक जो दिव्यांग बच्चा होता है उसको एक विशेष विकास की ओर मोड़ते हैं, विशेष उनको प्रोत्साहन देते हैं और उनका बहुत ही अलग तरीके से सहायता मिल जाती है। और हर तरह के जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है तो उससे पहले हम दिव्यांग बच्चे को आगे रखते हैं किसी भी चीज़ में, मतलब कि एक दिव्यांग बच्चे को बढ़ाते हैं ताकि वो किसी भी तरह से टूटे ना और वो खुद को आगे बढ़ाए, अपना विकास। जैसा कि स्कूल में जो होता है आपको रैंप मिलेंगे,
वो उन बच्चों के लिए खास बनाए जाते हैं जो कि अपने विकलांग होते हैं, जो नहीं चल सकते, नहीं फिर सकते, वो अपने शरीर को इस तरीके का कष्ट नहीं दे सकते, तो उनके वो जाहिर सी बात है वो आपको सीढ़ी तो चढ़ के दे नहीं सकते, तो उनके लिए ये बनाया जाता है। और साथ ही साथ उनको स्कूल से पहले निकाला जाता है, उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए या उसको फर्स्ट बैच पर रखा जाता है, उस पर खास विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि वो अपने शरीर को लेकर के वो ना हो कि भाई मैं ऐसा हूँ तो मेरे साथ ऐसा है, उसको हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि वो किसी से पीछे किसी से पीछे ना उसका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन बिल्कुल नहीं करना होता है। ठीक है जी। और इसी के साथ हमारा फर्ज भी होना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ उनको प्रोत्साहित करते रहना, उनकी हेल्प करते रहना जी। इसके साथ ही हम अब बात करेंगे आर्टिकल 24 में, जिसमें दिया गया है कि बच्चे को अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं, शुद्ध पर्यावरण पाने का अधिकार है जिससे वो स्वस्थ रह सके। बिल्कुल सही कहा गया है कि एक बच्चे की गुणवत्ता, उनके विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। एक शुद्ध वातावरण मतलब कि बहुत ही अच्छा वातावरण मिलना चाहिए जिसके अंदर फैमिली इन्वॉल्व है, हमारा पर्यावरण मतलब कि जिसमें हमारा समाज और मतलब कि समाज से रिलेटेड सभी लोग बहुत ही अच्छा वातावरण उनको दो, ताकि बच्चे को अधिकार भी है कि वो अच्छे वातावरण में रहे। ये नहीं कि हमारे माँ बाप जिस माहौल में रह रहे हैं उनके साथ वो भी पिसे, तो उनको थोड़ा सा अलग करके उनको अलग से खुशियाँ देना ही चाहिए। वातावरण का मतलब यह है कि आपका सामाजिक, जैसे आपका समाज है वो आपका कैसा है, आसपास कैसा है। अगर आपके आसपास गलत बच्चे हैं तो उसको गलत संगत मिलेगी। आपको पता है छोटे बच्चे भी आजकल नशा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा टेंशन की बात है कि आज का हमारा जो देश है उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। इसका कारण यही है उनका ध्यान ना देना, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा होता है, हम अपने घर में तो अपने बच्चे का बहुत ध्यान देते हैं कि कुछ नहीं करता, लेकिन पीछे से वो क्या कर रहा है ये आपको नहीं पता होता। शायद आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हो कि आप अपने बच्चे के बारे में जानना ही जरूरी नहीं समझते, बस आप सोचते हो कि वो ट्यूशन गया, स्कूल गया, घर पर आ गया, हमारा बच्चा थोड़ी देर रेस्ट कर रहा है और कहीं नहीं जा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो गलत काम होते हैं वो बच्चे बहुत सफाई से छुपा कर करते हैं। इसके लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है जी। और एक अधिकार और है बच्चों का, अगर बच्चा कोई अपराध करता है तो उसको कारावास में नहीं रखा जा सकता है और ना उसको कष्ट दिया जा सकता है, उसको शरीर को इस तरीके का मतलब नुकसान नहीं दिया जा सकता है जो कि उसको घातक साबित हो जी। जी बिल्कुल सही कहा। और साथ में आर्टिकल 25 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये दिया गया है कि यदि बच्चे की देखभाल उसके माता पिता के बजाय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की जा रही है तो नियमित रूप से उसकी स्थितियों की समीक्षा की जानी चाहिए। कि अगर मान लो कि हमारे जो फैमिली में कुछ फैमिली होती हैं कि बहुत बिजी होती हैं तो वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी या फिर और आज के टाइम में ऐसा है जो आया वगैरह होते हैं उनके हवाले करते हैं कि वो उनकी देखभाल करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है फैमिली का कि ये पीछे से देखते रहना कि क्या हमारा बच्चा उनके साथ सही है, सुरक्षित है या नहीं। तो हमें टाइम टू टाइम ये चीज़ देखनी चाहिए जी। और सबसे पहले तो हमें उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए जिसके साथ हम अपने बच्चे को रख रहे हैं। ठीक है, पहले उनका जो भी आपको है जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो भी आपको रखने चाहिए। जैसे कि आपको आजकल पता है कि पूरा उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए देखभाल के लिए किसी को अपने घर में आया को रख रहे हैं तो उसका पूरा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। हाँ, पीछे से तो बहुत जरूरी है कि उनकी समीक्षा करना कि सरकारी भी होना चाहिए और आपको देख करके खुद भी आप उनका फॉलोअप करके उनके बारे में जान ले कि ये कैसा व्यक्ति है, इसका आप अपने आस पड़ोस में कैसा मतलब व्यवहार है और आपके बच्चे के साथ कैसा है। कई लोग सीसीटीवी कैमरास भी इस चक्कर में अपने घर में लगा रहे हैं और आज की डेट में तो आज सब कंधे से कंधा मिला के चले तो जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए बच्चे पर इतना शायद नहीं ध्यान दे पाते हैं, इसलिए उनको बाहर हेल्प लेनी पड़ जाती है। तो इसलिए उनका बैकग्राउंड आपको टाइम टू टाइम चेक करना जरूरी है और बहुत ज़रूरी है। रियल में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है कि लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। थैंक यू सभी को। इसके साथ ही हम बात करेंगे आर्टिकल 26 की, जिसमें ये दिया गया है कि यदि बच्चा गरीब या ज़रूरतमंद है तो उसके अभिभावक को सरकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है जी। बच्चा अगर गरीब है, फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत बेकार है, तो अभिभावक सरकार से अपने लिए आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चे का पढ़ाई का खर्चा है या फिर खाने पीने का नहीं हो पा रहा। तो सरकार से बहुत सारे ऐसे कानून दिए गए हैं जिससे वो अपने फैमिली को
जीवन जीने के लिए अधिकार प्राप्त कर सकती हैं, सुरक्षा जी, प्राप्त और कर ये सकते इसमें हैं। शिक्षा जो है हमारा, जब आगे चल के बच्चा, जैसे आपने बताया कि बच्चे को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त है, उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन के लिए अपना पैर आगे करता हाई है लेवल का एजुकेशन प्राप्त करता तो है उसके बाद में उसको गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ये उस बच्चे का अधिकार है, और अगर वो पढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट भी उसकी बहुत ही हेल्प करती है। जी जी, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह फिल करने होते हैं, तो ये जागरूक भी रहना चाहिए कि कैसे क्या होता है। तो आराम से हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन अगर नॉलेज है तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं। जी बिल्कुल। इसके बाद हम आर्टिकल 27 की अगर बात करते हैं, तो इसमें ये दिया गया है कि बच्चे को ऐसे जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है जो उसकी शारीरिक तथा मानसिक ज़रूरतों को भली भांति पूरा कर सके। इसमें बिल्कुल ठीक किया गया कि एक बच्चे का जो अधिकार है, शारीरिक मानसिक ज़रूरत जो होती है कि जैसे कि बच्चे का विकास होता है, मानसिक मतलब कि मानसिक रूप से बिल्कुल उसको स्वतंत्र करना चाहिए, और ऐसे मतलब उसको शिक्षा देनी चाहिए। आप अपने बच्चे को इस तरीके से मानसिक रूप से अच्छे से तैयार कर ले कि आपको बच्चा कुछ अगर सोच रहा है तो वो अपनी सोच आपको बता सके। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आपको ये बता सके। अगर आप उसकी मानसिक को नहीं समझते स्थिति को, तो वो क्या करता है, जो उसके साथ हो रहा था ना वो उसको सहता जाता है, वो आपको नहीं बताता है, क्योंकि उसका उस तरीके का विकास ही नहीं हुआ ना, वो मानसिक स्थिति में है ही नहीं अपना, वो ऐसा दबसा गया है अपने उन चीज़ों को लेके कि मुझे को डांट पड़ेगी। बच्चे के अंदर सबसे बड़ा खौफ होता है डांट, एक डांट और एक पिटाई, जो कि आपको बच्चों की नहीं करनी चाहिए। उनको इस तरीके से समझाइए, प्यार प्यार में समझाइए कि वो आपकी बातों से समझ भी जाए और उनको कुछ सीख मिल जाए कि मेरे माता पिता मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, मेरे बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं जिनसे कि मेरे को डर लगता है। तो वो अगर आपका बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा तो वो डेफिनेटली आपको ये बात आके फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही को बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने रितु जी कि फ्रेंडली रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चे तभी अपनी बात कह पाते हैं। जैसे कि अपने फ्रेंड से हम लोग अपनी बातें बहुत जल्दी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो हमारी बातों को समझेगा। लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स से बोलेंगे तो वो हमें डांट सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, तो हम लोग डर जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो इसलिए अगर पेरेंट्स ही फ्रैंकली रहेंगे तो फिर बच्चा जो है सबसे पहले अपने पेरेंट्स से ही शेयर करेगा। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते भी हैं, तो बच्चा जो है उसका विकास बहुत ही अच्छा होता है। और रीनू जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जिस घर में माँ बापों की, माता पिता की, पेरेंट्स की लड़ाइयाँ होती हैं, उस घर के बच्चों का लोग नाजायज़ फ़ायदा अधिकतर उठाते हैं। क्योंकि वो बच्चा ऐसा अपने मानसिक स्थिति में नहीं रहता, वो इतना दब जाता है अपने घर की उन लड़ाइयों को देख देख कर, उसको ऐसा डर लगने लग जाता है कि मैं क्या बोलूँ। वो अगर जो हमारे घर के होते हैं, जैसे कि आपको पता है, अगर आपस में लड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ की, तो वो तीसरे बंदे को उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, कि ऐसा है वैसा है। वो तीसरा बंदा जो है, आपका तीसरा जो व्यक्ति आपके लड़ाई में घुसा हुआ है, उसको जो बच्चे को देख करके उसको ना कुछ अलग ही होता है, मतलब उसका दिमाग ऐसा जाता है कि इस बच्चे के साथ ही कुछ गलत किया जाए। तो उस चीज़ को पेरेंट्स नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ये हमारा सगा साथी है, और वो अपनी बात बोलते रहते हैं। वो व्यक्ति भी फिर उस बच्चे का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, और ये बात शायद वो बच्चे बता नहीं पाते हैं कि ये अंकल हैं या ये आंटी हैं, कि ये हमारे मम्मी पापा के पास बहुत बुरा असर पड़ता है फैमिली का, डरते हैं उससे, झिझकते हैं। आपको ये चीज़ भी देखनी कि आपका बच्चा किस व्यक्ति को देख के इतना डरता है और क्यों सहम जाता है उसको देखकर, या फिर ऐसा क्या है कि बच्चा उसके पास आने से हिचकिचाता है। जी बिल्कुल सही कहा। इसके साथ ही हम आर्टिकल 28 की बात करेंगे, तो इसमें ये दिया गया है कि बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, जैसा कि हमने पहले बताया भी है आपको, और सबको पता भी है कि बच्चे को जो शिक्षा है वो स्टार्टिंग की जो शिक्षा होती है वो निःशुल्क मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से फ्री है, और उनको शिक्षा पाने का अधिकार है। ये नहीं कि अपने जो कुछ पेरेंट्स होते हैं, मतलब कि जो जागरूक नहीं होते हैं या फिर जिनके घर की आर्थिक स्थिति ख़राब होती है, वो सोचते हैं कि अगर हम बच्चे का एडमिशन करवाएंगे, मान लो स्कूल में फ्री भी है, तो कुछ तो हमें अपनी तरफ से भी लगाना पड़ेगा। तो
तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को स्कूल की तरफ से भी इतने कुछ पैसे मिल जाते हैं कि वो अपना बाकी का खर्चा भी चला लेते हैं। हाँ, बच्चों को मिलते हैं जी, बिल्कुल। हाँ, शिक्षा पाने का अधिकार है बच्चों को, ये नहीं कि बच्चों को काम पे लगवा दिया, कुछ पेरेंट्स काम पे भी लगवा देते हैं, बाल मजदूरी करवाते हैं। हाँ, बाल मजदूरी करवाते हैं अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति को खराब होने से बचाने से। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम झेल कर बच्चों को इतनी एजुकेशन तो दे ही दी जाए कि वो अपना भविष्य जो है सुधार सके। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को इसमें जो बंधुआ मजदूरी भी एक तरीके से कहा जा सकता है, जो कि माता पिता द्वारा ही उसको मिलती है बच्चे को, ये बंधुआ मजदूरी में ही आ जाता है कि आप अपने बच्चे को इस शिक्षा को छिड़वा करके उसको काम पर लगवा रहे हो, काम करवा रहे हो। इससे क्या होता है, आपकी उस समय की आर्थिक स्थिति जो है वो तो ठीक हो जाती है, आप अपने घर का खर्च चला लेते हैं, आप अच्छा खाने लग जाते हैं, अच्छे से रहने लग जाते हैं। लेकिन जब वो बच्चा आगे बढ़ता है ना, जब उसकी फैमिली की बारी आती है, फिर वो आपको ही इस चीज़ के लिए कसूरवार ठहराता है कि अगर मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ा दिया होता। आजकल के माता पिता बोलते भी हैं कि हमारे माँ बापों ने हमें नहीं पढ़ाया था, बट हम चाहते हैं कि आप पढ़ो, आप कुछ करो। तो वो बच्चा जो है वो उसी चीज़ को बैठा रहता है फिर। लेकिन आजकल इससे भी बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। जो पहले माता पिता नहीं पढ़ाते थे ना, तो आजकल के माता पिता को यूँ होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हमारे माता पिता ने हमें ये शिक्षा नहीं दी है, पर हम अपने बच्चों को दें ताकि वो आगे चल के पेन चला करके कमाएं, उनको हमारी तरह मजदूरी ना करनी पड़े, फैक्ट्रियों में धक्के ना खाने पड़े। जैसे हमारे माता पिता हमको खेतों में भेज देते थे, वो काम हमारे बच्चे के साथ ना हो। हमारा बच्चा एकदम अच्छे से अच्छी पोजीशन पर जाके बैठ करके और अपनी फैमिली को भी देखे और खुद भी अच्छे से रहे। ये शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में जी। अब हम आर्टिकल 29 की बात करेंगे, जिसमें ये दिया गया है कि शिक्षा ऐसे हो जो बच्चों के व्यक्तित्व व प्रतिभा को उतनी विकसित करे जितनी संभव है। वह ये उसको अपने माता पिता, अपने तथा अन्य संस्कृतियों का आदर करने के लिए प्रोत्साहित करें। हाँ, तो शिक्षा रियल में ऐसे ही मिलनी चाहिए जो बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो सुधर सके, और वो जो अपना जो भी फैमिली की संस्कृति होती है उसमें अपने आदर से सहयोग दे सके, या फिर जो एक संस्कार होते हैं वो मिलने चाहिए बच्चों को। और माता पिता का शान उस जगह अपने आप बढ़ जाता है जब बच्चा अपने स्कूल से आता है ना, कि मैं पढ़कर आ गया। वो जो ड्रेस में आता है, जब वो अपना पेन कॉपी दिखाता है ना, माँ बापों को सम्मान से उसी वक्त अपना सर उठ जाता है कि देखो हमारा बच्चा पढ़ रहा है। अगर आपके बच्चे ने आपके सामने 10 तक इंग्लिश में काउंटिंग कर ली ना, जो माता पिता जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनको लगता है कि मेरे बेटे को बस क्या आ गया, मेरे बच्चे को क्या आ गया। उनके अंदर ये खुशी होती कि हम ये नहीं सीख पाए। बिल्कुल सही कहा जी। अब हम आर्टिकल 30 की बात करेंगे। बच्चे को अपने परिवार की भाषा व रीति रिवाज सीखने तथा प्रयुक्त करने का अधिकार है, चाहे ये देश के अधिसंख्यक लोगों की भाषा व रीति हो या ना हो। बिल्कुल सही कहा है कि बच्चे को अपने परिवार की भाषा व रीति रिवाज सीखने का प्रयुक्त करने का अधिकार है, कि बच्चे ऐसा ना हो कि बच्चे, वैसे होता ही है इंडिया में कि बच्चे को जन्म से ही अधिकार मिल जाते हैं, जैसे जिसकी लैंग्वेज होती है तो धीरे धीरे बोलता ही है। साइड का है तो वो अपनी यूपी लैंग्वेज बोलता है, हरियाणा साइड का तो वो हरियाणवी बोलते हैं, जो पंजाबी है तो वो अपने बच्चों को पंजाबी सिखाने लग जाते हैं। और ये बच्चे का अधिकार है, जो जिस धर्म में वो हुआ है उसको उस लैंग्वेज को जानने का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये दिया जाता है। और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वो तो सबको मिलती ही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है जी। इसके साथ ही हम आर्टिकल 31 की बात करते हैं। तो बच्चे को आराम करने, खेलने तथा व्यापक स्तर पर गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार है। ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ आराम करने का भी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनको वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते। तो जैसे कि स्कूल से आते हैं तो उनको थोड़ा सा रेस्ट भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि उनसे बच्चों से आते ही काम करवाने लग जाए, उनको रेस्ट दे ताकि उनका जो माइंड है वो पढ़ाई में लगे। और स्टार्टिंग का जो माइंड होता है बच्चे का छोटे पे बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत जल्दी कैच करता है किसी भी चीज़ को। तो अगर हम उनको काम में ही दिन भर लगा देंगे कि स्कूल से आ रहा है फिर घर का काम कर रहा है, फिर शाम को भी होमवर्क नहीं कर पा रहा है, घर का भी काम कर रहा है, तो फिर इससे जो है अपना एजुकेशन में ठीक से हेल्प नहीं कर पाता अपनी, और पीछे रह जाता है बाकी बच्चों से। रीनू जी, इसके लिए माता पिता को क्या करना चाहिए, एक शेड्यूल बनाना चाहिए, टाइम टेबल एक कह सकते हैं घर का, कि आपका बच्चा किस टाइम से किस टाइम स्कूल जा रहा है, वहाँ से आ रहा है, फिर रेस्ट के बाद फिर जो आपने ट्यूशन लगा रखा है वो, ब्रेकफास्ट, जो भी आपको खाने पीने का जो उसका एक रूटीन बना देना चाहिए कि जिसमें आपका बच्चा आराम भी कर सके, खेल भी सके, पढ़ाई भी कर सके, और अपने घर के काम भी करवा सकते।
काम से मतलब ये नहीं कि आप बर्तन करवा रहे हो, झाड़ू पोछा करवा रहे हो, ऐसा नहीं। काम मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, पानी मंगवा लेना गिलास से, या उससे पढ़ाई से लेकर कोई चीज़ ऐसी बोलना कि वो काम काम में अपनी शिक्षा को और अच्छे से विकसित कर सके। जी। छोटे बच्चे का ये भी है कि मतलब कि उनका आधा टाइम तो ये भी टीवी देखने में निकल जाता है। अगर वो कम टीवी देखेंगे, अपना मतलब काम की चीज़ें देखते हैं, टाइम कुछ टाइम ही देखते हैं, तो इससे उनका टाइम बचता है, आराम भी कर लेते हैं, घर पे मम्मी पापा की हेल्प भी करा देते हैं, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अपना मतलब कि अधिकार मिल गया तो अपना ही मतलब कि आराम ही करते रहें, मम्मी पापा की हेल्प भी करानी बहुत ज़रूरी है। तो और जैसा कि हमने बताया, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ये सबसे प्रथम बात है। लेकिन यदि आपका बच्चा शिक्षा के साथ साथ डांस में रुचि रखता है, कोई लोक कला में रुचि रखता है, या फिर जो भी उसकी मतलब रोमांचक जिसमें उसको अच्छा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, आप उसमें भी अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए। क्या पता उसका मुकाम टीचर बनना ना हो, डॉक्टर बनना ना हो, वो और अच्छा कुछ जो उसके शरीर के साथ है, कि वो अपने शरीर से ही, जैसे कई बच्चे होते हैं जूडो में इंटरेस्ट लेते हैं, पीटीआई टीचर्स बनना चाहते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते कि खेल रहा है, खेल में भी लाइफ है, उसमें भी आपका आगे चल के फ्यूचर है। और जो डांस है, डांस भी बहुत अच्छी कला है, और इसमें भी आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर उनको कोई ऐसी कला आती है जिसमें वो अच्छा कर रहे हैं, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी। हमने तो आज बहुत सारे टॉपिक पे बात कर लिया और अच्छा भी लगा, सबके कमेंट्स भी आ रहे हैं, इसके साथ टाइम भी हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट्स करते रहें। हमारा जो ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। दोबारा से बोलूँ मैं, saksham.del1@gmail.com। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप अपने कमेंट्स व्यूज़ दे सकते हैं, 9311124880। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप इस पे भी अपने कमेंट दे सकते हैं, अपना जो भी आपका फीडबैक है वो इस पे कमेंट कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए। चाइल्ड राइट्स ही हमारा टॉपिक नहीं होता, हर डे आपको अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। तो हमारे साथ 7 बजे से लाइव आएँ और हमारा ऐसे सहयोग करते रहें। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छे लगते हैं। और जी, आप अगर हमारे इस लाइव को देखेंगे तो आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें समझने को मिलेगी, जानकारी मिलेगी, बच्चों से रिलेटिव, महिलाओं से रिलेटिव। और आप संडे को देखते हैं कि बच्चे यहाँ पर आते हैं, आप भी अपने बच्चे को यहाँ पर लाके उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, तो आप वो यहाँ पर ला सकते हैं सक्षम में। सक्षम के द्वारा उनको एक ऐसा मंच मिल रहा है जो कि वो अपने आप को दिखा सके आगे चल के कि हम ये कर सकते हैं। जी। और आप हमको इसी तरीके से प्यार देते रहिए और हमारे इस लाइव को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जी। थैंक यू। थैंक यू।